कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा हो। ठीक है, तो हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो सेल चैप्टर है, कौन सा है, सेल, इसका एक पार्ट हम कंप्लीट किए थे और अपलोड कर दिए थे वीडियो में। आज हम सेकेंड पार्ट बना रहे हैं और इसको अपलोड कर देंगे। दोस्तों आप इसको देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। सेल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, कहते हैं द सेलुलर इंटीरियर a coordinate working system. The cellular interior coordinate मतलब एक दूसरे को मिलाना को ही हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट है जो दिया गया है, देखिए। ये क्यूरियोसिटी बुक से है। कौन सा बुक है? क्यूरियोसिटी बुक, क्लास 9 का। कहता है सिलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहता है दोस्तों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जैसे हमारा बॉडी को कवर करने के लिए स्किन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्किन की जरूरत होती है। उसी तरह सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये एक लिक्विड होता है। सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंसेस है। ठीक है, कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, और इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहते हैं इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सबसेलुलर कंपोनेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। हम अगर कह सकते हैं दोस्तों, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब में जो है सेलुलर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। अलोंग विथ द अनदर सबस्टेंसेस प्रेजेंट इज मोस्ट ऑफ विच ओनली विजिबल विथ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे भी सबस्टेंसेस होता है जिसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये सेल है। ठीक है, अब सेल में देखिए, एक सेल के बारे में, एक सेल है, एक छोटा सा सेल, इस बॉक्स में देखिए कितना कुछ है। ठीक है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। देखिए ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो अंदर में है, इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये राइबोसोम है। और ठीक है, ये है, और ये जो देखिए जो आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग एपिडोजो, ठीक है, लोकोमोशन कहते हैं। अब ये सेल जो है दोस्तों, ये सेल में इतना सबस्टेंसेस रहता है, और ये सारे सबस्टेंसेस को आप लेके ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको ऑलवेज जो है तो कि माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ ये हो गया सेल बॉल। ठीक है, सेल बॉल का काम क्या होता है दोस्तों कि सेल को कवरिंग कर कर रखना, सेल को कवरिंग करके रखना। इसके अंदर है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये है गोल्गी बॉडी। क्या है ये? गोल्गी बॉडी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ ये जो दिखाया गया है ये राइबोसोम है। न्यूक्लियस बीच में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट रहता है। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना सेल है, हर एक सेल में अलग अलग न्यूक्लियस होता है। ये नहीं कि 4 सेल आपस में कंबाइंड हो गया, वो सबका न्यूक्लियस एक है, ऐसा नहीं है। सभी सेल का न्यूक्लियस अलग अलग होता है। देखिए ये दोस्तों, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये वॉक्यूलस है, ये लाइसोसोम है।
ठीक है, ये क्या है, लाइसोसोम है। और ये सबका दोस्तों, ये जितना आप देख रहे हैं माइक्रोकुंड्रिया है, ठीक है, माइक्रोकुंड्रिया, ये सब का फंक्शन नीचे हम लोग अच्छे से वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जहां तक बात है, क्या, स्टडी द गिवन डायग्राम, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, सबका सेल होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स है सबका सेल होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि दिखाया गया है, बैक्टीरिया का सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सब सेल ऊपर में दिखाया गया है, ठीक है। अब कहते हैं ऑब्जर्व दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। आपने देखा कि हर एक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है, हर एक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। कहता है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल, इतना में दिखाएगा। अब कहता है बैक्टीरियल, क्या कहता है, a bacterial cell lack is well defined nucleus, ठीक है, बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल सराउंडेड होता है देयर ऑन मेम्ब्रेन्स। कहता है सच सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोक्रिएटिक सेल। अब दोस्तों हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे मेरे पास जीव हैं जिसमें क्या रहता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और वो न्यूक्लियस वर्किंग परफॉर्म में रहता है, क्या रहता है, वर्किंग परफॉर्म में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोक्रिएटिक कहते हैं, और जिसमें नहीं रहता है उसको हम लोग यूप्रोक्रिएटिक कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। कहता है प्रो मीन्स प्रिमिटिव, क्रियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसमें पहले से न्यूक्लियस प्रेजेंट रहे, प्रोक्रिएटिक सेल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल have the cell wall defined nucleus, several membranes, bond organelles such as cells are called eukaryotic cell। Means बात ये सही है, means true, and the correct means the nucleus more the detailed characters prokaryotic and eukaryotic given below। कुछ दिया गया है, जैसे कहता है कि हम बता रहे हैं कि कुछ जैसे सेल हमारे पास जो है, ये सेल टू टाइप्स, कितने हैं, टू टाइप्स, सेल टू टाइप्स है, एक है प्रोक्रिएटिक, दूसरा है ई प्रोक्रिएटिक। एक का सेल जो होगा वो डेवलप होगा एंड अदर का सेल डेवलप्ड नहीं होगा। जिसका सेल डेवलप होगा, जिसका सेल वर्किंग परफॉर्म में होगा उसको प्रोक्रिएटिक, और जिसका नहीं होगा उसको ई प्रोक्रिएटिक कहेंगे। इसमें सबको बताना है कंपेरिजन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि किसका सेल सबसे पहले इसमें लिखाएगा। कहता वायरसेस, विराइड्स एंड प्रियॉन्स आर द acellular cell infections agent that कहते infections agent that being seen the lighted microscope। कहता है दोस्तों इसमें जो भी कोई भी सबस्टांसेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब कुछ यहाँ देखिए, कुछ न्यूक्लियस दिया गया है, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है किसमें, प्रोक्रिएटिक में, और ई प्रोक्रिएटिक में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। डायमीटर ऑफ द टिपिकल सेल,
इसका डायमीटर जो होता है 1 to 10 मीटर होता है और इसका जो होता है 10 to 100 मीटर होता है। किसका? यूकैरियोटिक का। और प्रोकैरियोटिक का होता है 1 से 10 तक। कहते हैं नंबर ऑफ सेल, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली द यूनिसेलर कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। कहते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और ई प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कहते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और ई प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। कहता है विच ऑफ द सेल गिवन इतना कैटेगराइज द प्रोकैरियोटिक एंड अप्रोकैरियोटिक। ये एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम बताते हैं आपको कि ई प्रोकैरियोटिक सेल जो है, क्या है? ई प्रोकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ई प्रोकैरियोटिक जो है सो बहुत ज्यादा लाइफ को सर्वाइव इन द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। ठीक, ये सेम टाइम में लाइफ को क्या करता है? परफॉर्म करता है। मतलब ये एक्टिव सेल का न्यूक्लियस है। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन द बाइंडिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। सेल ऑर्गेनल्स का काम है जो बेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज कर देना और जो अच्छा सबस्टांसेस है, जो एनर्जी प्रोवाइडर है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेम टाइम में वर्क करता है जब सेल का हर एक पार्ट वर्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है। इन अदर वर्ड्स सेल लाइक टीनी लिविंग फैक्ट्री। सेल एक छोटा सा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तभी ना दोस्तों इतना वर्क को परफॉर्म करता है सेल अकेले। विथ ईच अदर इट्स पार्ट डूइंग द स्पेसिफिक जॉब। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट जो है, लेट अस एक्सप्लोर दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है। देखिए ये क्रोमेटिन है। क्या है? ये क्रोमेटिन है। और ये क्या है? आपको बताए थे कि हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बीच का जो होता है, इसी न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस का जो अपर कवरिंग होता है उसको न्यूक्लियस पोर कहते हैं। ठीक है। और जो डबल लेयर होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो डबल लेयर है दोस्तों, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर है, जो अपर लेयर जो है, ये न्यूक्लियर पोर है। और ये जो दोस्तों है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अब कहता है कि न्यूक्लियस का वर्क जो है तो बहुत ही ज्यादा होता है। ये तो जान रहे हैं। अगर साधारण भाषा में आपको समझाने का हम कोशिश करें तो न्यूक्लियस जो होता है, ये सोचिए एक गार्जियन होता है सेल का। क्या? किसका? गार्जियन होता है सेल का। द न्यूक्लियस हैज द डबल लेयर। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर का जो दोनों डबल लेयर से जो कवरिंग किया होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो विच हैज for that all the transfer of material between nucleus and cytoplasm. The nucleus is the dense round body in the nucleus where synthesis of the ribosome subunits take place. These subunits then exist the nucleus cytoplasm where one large and one small substance, ठीक है, assemble to performing the ribosome। कहता है दोस्तों कि राइबोसोम जो होता है ये भी न्यूक्लियस का ही एक लिक्विड होता है जो ये वर्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है।
न्यूक्लियस का इसमें हम लोग लेयर पढ़े और न्यूक्लियस में जो राइबोसोम होता है उसका फंक्शन पढ़े। राइबोसोम का काम होता है दोस्तों उसके जो अंदर का जो भी वाटर है उस वाटर को कवर करके क्या करना, रखना। मतलब सेल को कभी कभी आप देखते हैं कि जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी पी लेते हैं तो हमारा बॉडी उसको क्या करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है। ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। कहता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रेजेंट, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है विच आर विजिबल एज द रॉड शेप। ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, ये जो क्रोमोसोम है यही है क्रोमोसोम। और ये देख लीजिए किस शेप का दिखता है, ये रॉड शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। व्हेन सेल इज अबाउट द डिवाइड क्रोमोसोम। ठीक है, आपको पता है कि सेल बनता नहीं है, सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। और इस डिवीजन को कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। इंफॉर्मेशन इन द इनहेरिटेड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसी को हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। ये क्रोमोसोम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम मोर मेनी टाइम पूछा जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक, क्या, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड molecules molecules of chromosome present are the composed of the DNA। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए का काम रहता है क्रोमोसोम को बताना कि ये क्रोमोसोम का नेचर क्या है, नहीं है। डीएनए स्पेसिफिक द प्रोटीन। डीएनए क्या है, एक प्रोटीन है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या रहता है इसमें, डीएनए में एक जेनेटिक गुण प्रेजेंट रहता है। जैसे कोई अगर किसी के फैमिली में कोई बच्चा अगर काला हो रहा है तो उसका जेनेटिक गुण है कि फिर वो अगला बच्चा भी काला ही होगा। ये उसका क्या है, जेनेटिक गुण रहता है। और ये किसमें प्रेजेंट रहता है, डीएनए में। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, द फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर देते हैं और आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों। इसको आप नोट कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कहता है यहाँ से नोट कर लेंगे द न्यूक्लियस कंटेन आ क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप। यह कैसा दिखता है, रॉड शेप का दिखता है। स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट ऑफ द डिवाइड। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम का काम है इंफॉर्मेशन देना कि ये कैसा नेचर का ये सेल है। ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जैसा कहा जाता है फादर होता है वैसा ही चाइल्ड होता है। ये डिसाइड कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड molecules। chromosome are composed of the DNA specific proteins। DNA molecules contains a genetic information। डीएनए में क्या रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है और ये फंक्शन करता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स। नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये क्या होता है कि आपको पता है कि सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन डीएनए क्या होता है, प्रोटीन रहने के कारण ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स के नाम से जाना जाता है। दिस डीएनए प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द क्रोमटन मटेरियल। क्रोमटन मटेरियल्स इज विजिबल। ठीक है, इंटेंडेड मासेस thread like a structure। Whenever the cell is about the divide, the chromatin material gets organized into the chromosome। इसको दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे,
इसको आप लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए नोट कर लेंगे एग्जाम के व्यू से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोक्रिएटिक। क्या आता है, प्रोक्रिएटिक। ठीक, इसको भी लिखने की जरूरत है। ठीक, प्रोक्रिएटिक का बात करें, प्रोक्रिएटिक cells do not have the well defined nucleus। प्रोक्रिएटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता है जो वर्क को परफॉर्म करे। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सेलुलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ a specific protein। The region contains this genetic material is called nucleoid। ये जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और इसको भी दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ये प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम से कहते हैं। these are tiny structure may be present either freely in the cytoplasm or attached to the इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम किसके साथ अटैच रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइड। अगर हम राइबोसोम के बारे में जाने तो ये एक प्रोटीन होता है जो सेल के अंदर वर्क को परफॉर्म करता है, और इसका मेन जो कंपोनेंट है उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ईआर। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर के नाम से जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is large organelles that appeared like network within the cytoplasm of the cell। ठीक, कहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनल्स, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनल्स है। स्पेयर्ड लाइक नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म इन सेल। इसका काम रहता है साइटोप्लाज्म और सेल के बीच क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। क्या रहता है, कोऑर्डिनेट करना। द ईआर इज कंटेन्ड विद इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इन। ठीक है, इनवलॉप। कहता है कि ये जो इसका ईआर जो होता है न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है। ईआर प्लेज की रोल, ये ईआर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द सिंथेसाइस ऑफ ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, फैट, लिपिड्स एंड सम हार्मोन्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब प्रोटीन को, फैट को, हार्मोन्स को डिलीवर करना रहता है या ट्रांसफर करना रहता है या एक सेल से दूसरे सेल को देना रहता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर इज द सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन। कहता है डिपेंडिंग। ठीक है, फंक्शंस। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर का कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं। कौन कौन, पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो टाइप हैं। एक है आर ई आर, आर ई आर। ठीक, इट लुक्स लाइक रफ अंडर द इलेक्ट्रॉन
microscope because it has ribosome. RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है टू इट्स सरफेस, कहाँ, सरफेस पर, एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज, और ये बेसिक रूप से, मूल रूप से ये प्रोटीन को सिंथेसाइज में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कहते हैं सेक्रेशन, एग्जाम्पल ग्लैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। पैरासाइटिक सेल, कहते हैं स्मूथ इंडो रेक्टिकुलम, SER, इट इज डज नॉट हैव राइबोसोम। RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम के बारे में बताएं कि ये सेल के और साइटोप्लाज्म के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कहता है its surface and therefore look smooth, involve the synthesized and the storage fat and chromosome. अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं गोल्गी अपरेटस, किसका बात करते हैं, गोल्गी अपरेटस, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या होता है, गोल्गी अपरेटस जो है ये द पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या है, ठीक है। If you carefully look the diagram of the cell, you will notice that a stalk of the flatted stalk-like structure together these stalks from the Golgi apparatus, ठीक। It is functionally linked the ER. Golgi apparatus किसके साथ जुड़ा रहता है, ER के साथ, ठीक है। कहता है the cell membrane and the other cell organelles, the Golgi apparatus act like the cell post office, just like किसका काम करता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है, जो कहीं से लेटर लाना है और कहीं लेटर दे देना है, मतलब कहीं से प्रोटीन लाना है और जहाँ जरूरी हो वहाँ प्रोटीन दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब कहता है मॉडिफाई द सॉर्ट ऑफ द पैकेजिंग प्रोटीन, ठीक है। ये जो गोल्गी अपरेटस है, इस पैकेट में प्रोटीन को क्या कर लेता है, बांध लेता है, लाइसोसोम का ये फॉर्मेशन करता है। आप जानते हैं उसके बाद है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोल्गी apparatus was first observed in the 1898 by an Italian scientist, ठीक है, गैमलियो गोल्गी, क्या नाम है इनका, गैमलियो गोल्गी, इन द नेवर सेल्स ऑफ बर्न। कहता आउल यूजिंग द स्पेशल स्टेटिंग द टेक्निक he observed that the create like network early microscope, ये माइक्रोस्कोप से क्या किए थे, देखे थे, कौन, कैमलो गोल्गी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं, गोल्गी अपरेटस समझ गए, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे, किसके बारे, लाइसोसोम के बारे। द क्लीन अप द सिस्टम, कहता है सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल and the damage warm up the organelles during their activities. How does the call prevent the form of the accumulation? कहता है दोस्तों जब सेल काम करता है, जब सेल काम करता है और जब सेल वर्क करता है तो उसके पास जो भी अच्छा सब्सटेंसेस होता है उसको जो यूज कर लेता है, लेकिन जो उसके पास वेस्ट मटेरियल होता है वो सबको लाइसोसोम जमा कर लेता है, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अगर ये दोस्तों डिस्ट्रॉय हो गया तो जितना भी कचरा है पूरा फैलाकर और सेल को क्या कर देगा, मार देगा, ठीक है। कहता है लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड आर्क फिल्ले इंजाइम, ठीक है, ये क्या है, इंजाइम है, which can break down unwanted protein, carbohydrate, fat, even damaged part of the cell, किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रोटीन को करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है,
ठीक है। और उसके बाद जो डैमेज पार्ट ऑफ द सेल होता है वो सबको क्या कर देता है, इस डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए आपको बता दिए हैं कि इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कीपिंग द इट क्लीन, द हेल्दी एंड द प्रोडक्ट्स formed by the breakdown are released into the cytoplasm, whereas they may be reused other cellular process। और ये जो होता है ये रिप्लेस कर लेता है और उसके बाद ये क्या करता है कि दूसरे सेकेंड टाइम जो है तो ये अपना वर्क को परफॉर्म करके उसी सेल को क्या कर लेता है, ताज़ा कर देता है और वो फिर उस सेल क्या हो जाता है, वर्किंग में आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे, लाइसोसोम के बारे। देखिए क्या कहा जा रहा है, ह्यूमन स्पर्म क्या है, ह्यूमन ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन्स लाइसोसोम। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन स्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। लाइसोसोम एक एंजाइम है व्हेन अ स्पर्म मीट एंड एग। स्पर्म कब कहाँ किससे मिलता है, एग से। दीज एंजाइम हेल्प द ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग। और ये लाइसोसोम का ही काम है कि उस एग का जो आउटर लेयर है उसको क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। कहता है अलाउंग द इलेक्ट्रिशियन टू द टेक प्लेस। You will learn about the human sperm cell in the chapter 11। और आप इस बुक के क्यूरियोसिटी जो बुक है, इस बुक के चैप्टर 11 में स्पर्म के बारे पढ़ेंगे। अब बात आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। क्या आता है दोस्तों, माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कहता है माइक्रोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी needed for the most cellular activities। माइक्रोकॉन्ड्रिया सराउंडेड टू मेम्ब्रेन। माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होता है। देखिए ये दोस्तों स्ट्रक्चर है माइक्रोकॉन्ड्रिया का। ये किसका स्ट्रक्चर है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का। देखिए यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है जो जीन ऑफ द ह्यूमन बींग्स कहा जाता है। यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, यहाँ इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, यहाँ क्रेसिस प्रेजेंट रहता है। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। कहता है आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये स्मूथ एंड, ठीक है, प्राउज होता है। एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है। ठीक है, कैसा होता है, फोल्डेड होता है। अब प्रोजेक्शन साइज होता है, क्या होता है, प्रोजेक्शन साइज का होता है। ठीक है, दिस इज इंक्रीज द सरफेस एरिया केमिकल रिएक्शन। और इसको इसलिए कहा जाता है प्रोजेक्शन टाइप क्योंकि जब इसको जरूरत पड़े तो क्या करता है, ये बड़ा हो जाता है और जब जरूरत पड़े तो ये छोटा हो जाता है, इसीलिए ठीक है प्रोजेक्शन टाइप इसको बोला गया है। ठीक है। अब कहता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्या कहता है, इन माइक्रोकॉन्ड्रिया the glucose and other molecules are broken down into the release energy। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। ग्लूकोज जब क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में तो ये एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी लेकर पूरे सेल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। कहते हैं द प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको दोस्तों आपको नोट करने की जरूरत है। क्या है, इसको नोट करने की जरूरत है। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर molecules are break down to release energy during the process called the cellular respiration। You have already studied about the energy release is stored and they form molecules called the adenine ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो एनर्जी जो मिलता है
सेल में ये एटीपी के फॉर्म में मिलता है। कौन मिलता है? एटीपी के फॉर्म में मिलता है, जिसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन और ट्रायोफॉस्फेट, which is act the energy currency and the use for most of the cellular activities। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो प्लेस्टेसाइड के बारे में। किसके बारे में? प्लेस्टेसाइड के बारे में। ठीक है। Mitochondria provide energy. Mitochondria provide energy to the cell that comes from the food animal and can obtain food from their surrounding. However, plant synthesized food present sunlight, but where plant synthesize their food obtain energy, cellular activities, plant special organelles to pesticide synthesized store। प्लांट के पास जो होता है ये प्लेस्टेसाइड होता है, जिससे एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। और हमारे बॉडी में माइक्रोकोन्ड्रिया होता है जो एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है दोस्तों, है ना? क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। देखिए ये है स्टोरमा। क्या है? स्टोरमा। ठीक। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। और डीएनए हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होता तो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाता। क्या करता? नहीं बनाता। अब कहता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आ गया फिर से लिखने नोट करने का, यहां से करिएगा। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द सन फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट के उपस्थिति में भोजन बनाता है। आ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। ठीक। विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ग्रीन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में। अ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड absorb the sunlight। Chloroplasts are double membraned bonded organelles like mitochondria inside the chloroplast। There is a semi-fluid substance is called stomata। ठीक है। within the stomata are the this membrane structure contain chloroplast light and energy absorb। ठीक है। तो कहता है दोस्तों क्लोरोफिल और स्टोमाटा के बारे हम आपको बता देते हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ये भोजन बनाने में फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है तो ये क्या होगा, उसमें प्लांट के लीफ के पोर्स पे जो होता है एक स्टोमाटा होता है। ठीक है। वो स्टोमाटा क्या करता है कि जिस समय प्लांट भोजन बनाने लगता है उस समय वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। कहता है बाय द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सुगर सिंथेसाइज इन दिस प्रोसेस आर स्टोर द स्टोमाटा। ठीक है। उस समय क्या होता है कि वो स्टोर कर लेता है फूड को। ठीक है। भोजन को स्टोर कर लेता है कब? जब फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाने, फॉर एग्जाम्पल दे बोथ द बेयर ऑन DNA ribosome and thus they can make the some their protein। The characters suggested by both the mitochondria plasticytes shape involuntary history in the single cell organism। कहता है ये जो, अब समझिए अच्छे से, स्टोमाटा का काम क्या है? स्टोमाटा का काम है दोस्तों, स्टोमाटा का काम है जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये स्टोमाटा है,
फोटोसिंथेसिस का काम हुआ, ये ओपन हो गया। ठीक है, जब तक फोटोसिंथेसिस ये तभी ओपन होगा जब इसको सनलाइट मिलेगा, जब इसको सनलाइट मिलेगा। यही कारण है दोस्तों कि प्लांट रात में भोजन नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसको सनलाइट मिलेगा तभी वो क्या करेगा, स्टोमाटा ओपन होगा। और जब स्टोमाटा ओपन होगा तभी फोटोसिंथेसिस का काम होगा। स्टोमाटा ही काम करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जानने का कोशिश करते हैं कि आगे क्या है। कहते हैं आर दे एनी द अदर पेस्टिसाइड इन द प्लांट सेल एंड कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन द ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, प्लांट जो है, जिस प्लांट का जो पिगमेंट है उसी वो प्लांट उसी सेल का उस कलर का क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, जैसे प्लांट सेल कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन द ग्रीन पिगमेंट। प्लांट सेल के पास ग्रीन पिगमेंट के अलावा और कोई पिगमेंट क्या करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहीं तक रहने दीजिए। फिर इसका तीसरा पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन हम कराएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।